Hello everyone. In this video, we will discuss about topic maturation of the oocytes in amphibian. So firstly, इसमें हम कुछ main points discuss करेंगे. Then we will see the main mechanism also. So the first main point that the eggs of the sea urchin, fish, and the amphibians they are derived from an oogonial stem cell population. और इनमें से अगर हम स्पेसिफिकली फ्रॉग दैट इज रैना पाइपियंस इसकी बात करें तो इसमें जो पूरा ओजेनेसिस का प्रोसेस होता है इट विल टेक 3 years. ठीक है, पूरा ओजेनेसिस के प्रोसेस के लिए 3 years लगते हैं, जिसमें से फर्स्ट 2 years में सिंपली क्या होगा, देयर विल बी द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द oocytes, ग्रेजुअल इंक्रीज इन द साइज. और थर्ड ईयर जो है इसमें क्या होगा, इट विल अटेन इट्स द करेक्टरिस्टिक्स लार्ज साइज by the rapid accumulation of the yolk in the oocyte. And this process of accumulation of yolk in the oocyte, this is called as the vitellogenesis, right? सो फ्रॉग oocyte में ये जो प्रोसेस है विटेलोजेनेसिस का, ये बेसिकली तब शुरू हो जाएगा जब oocyte जो है इट विल रीच इट्स डिप्लोटीन स्टेजेस. ठीक है, जैसे डिप्लोटीन स्टेज में ये पहुंचेगा द प्रोसेस ऑफ द विटेलोजेनेसिस विल स्टार्ट. अगर हम फ्रॉग एग के बारे में बात करें तो इसमें जो मेजर योक कंपोनेंट होता है दैट इज अ प्रोटीन, और इस प्रोटीन का नाम होता है विटेलोजेनिन प्रोटीन. ठीक है, दिस इज द मेन योक कंपोनेंट इन द फ्रॉग एग. बेसिकली ये जो प्रोटीन है आपकी साइज में इट इज बेसिकली 470 किलो डेल्टन इन द साइज. एंड द मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जो प्रोटीन है ये ऑलरेडी फ्रॉग oocyte में प्रेजेंट नहीं होती है, इसकी सिंथेसिस लीवर में होती है, एंड फ्रॉम द लीवर विद द हेल्प ऑफ द ब्लड स्ट्रीम इट फाइनली रीचेस टू द ओवरी, राइट. नो नेक्स्ट मेन पॉइंट है आपका, जो एग हैं ये फ्रॉग के केस में या एम्फीबियंस के केस में ईयरली सिस्टम में मैच्योर होते हैं. ठीक है, यानी कि जो पहला कोहोर्ट होगा, पहला जो एग का बैच होगा दैट विल मैच्योर आफ्टर द मेटामॉर्फोसिस, और थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, अ ईयर लेटर जो सेकेंड बैच होगा या जो नेक्स्ट ग्रुप होगा एग्स का दैट विल गेट मैच्योर्ड. Now next is about the completion of the amphibian meiosis. देखो मेन टॉपिक क्या है हमारा, that how the completion of the meiosis takes place. So basically जब हम oogenesis का प्रोसेस पढ़ते हैं तब हम क्या देखते हैं कि दो मेन रेस्टिंग फेसेस होते हैं. ठीक है, we have two main resting phases. फर्स्ट रेस्टिंग फेज जो है वो आपका आता है डिप्लोटीन स्टेज में, और सेकेंड रेस्टिंग फेज जो है वो आपका आता है मेटाफेज में. सो इन दिस टॉपिक वी आर डिस्कसिंग दैट कि ये जो रेस्टिंग फेज हैं, हाउ दीज रेस्टिंग फेसेस दे गेट ओवरकम एंड हाउ द रिजम्पशन ऑफ द मियोसिस अकर्स. सो यहीं पे अब हम अपना टॉपिक मेनली शुरू करेंगे दैट हाउ द कंप्लीशन ऑफ द एम्फीबियन मियोसिस विल स्टार्ट. सो यहाँ पे यही चीज बताई गई है पहले कि जो एम्फीबियन है, एम्फीबियन का जो प्राइमरी oocytes होता है, इसकी फर्स्ट रेस्टिंग फेज जो होती है दैट इज द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ द मियोटिक प्रोफेज, एंड इट कैन रिमेन इन दिस स्टेज फॉर द ईयर्स. नाउ फॉर द रिजम्पशन, कि ये अपना डिप्लोटीन स्टेज के जो रेस्टिंग पीरियड है इसको ख़त्म करके नेक्स्ट स्टेज में ट्रांसफ़र करे, अपना मेटाफेज एनाफेज कंप्लीट करे. ठीक है, सो फॉर द रिजम्पशन पर्पसेस, रिजम्पशन ऑफ द मियोसिस, दिस एम्फीबियन oocyte इट रिक्वायर्स द हार्मोन, और मेन हार्मोन जो यहाँ पे रिक्वायर रहता है दैट इज द प्रोजेस्टेरोन. This hormone is responsible for the completion of amphibian meiosis, right? तो आपका अगर टॉपिक आए कि आपको completion of amphibian meiosis लिखना है या आपको role of progesterone बताना है in the completion of amphibian meiosis, you can write all about these things. So as we know, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है हमारा, ठीक है, पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है दे रिलीजेस अ गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स
which further stimulates the follicle cells, and finally जो follicle cells हैं they will release the progesterone, and this progesterone will help in the resumption of the meiosis. Now जैसे ही प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट होगा विद इन द 6 आवर ऑफ दिस स्टिमुलेशन व्हाट विल हैपन, जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी वो डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी. मतलब एक तरह से बोल सकते हैं आपका कि जैसे प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेशन हुई इट विल लीड टू द कंप्लीशन ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. ये जो पहला आपका अरेस्टिंग पीरियड था ये आपका खत्म हो जाएगा और आपके जो स्टेजेस हैं वो नेक्स्ट में ये एंटर कर जाएंगे. ठीक है, तो सबसे पहला क्या प्रोसेस होगा इस पूरे मैकेनिज्म में, आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है दैट विल गेट डिसॉल्व ऑलरेडी. ठीक है, क्योंकि प्रोफेस हम देखते हैं, देन प्रोफेज से जब हम मेटाफेज की तरफ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बाय द लेट प्रोफेज इट स्टार्ट्स डिसअपियरिंग एंड द क्रोमोसोम्स दे स्टार्ट्स टू मूविंग टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल्स. सो जैसे प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेशन हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो जाएगी. And the dissolving of this nuclear membrane, it is also called as the GVBD. GVBD का मतलब है जर्मिनल वेसिकल ब्रेकडाउन. अर्लियर टाइम में प्रोफेस को हम जर्मिनल वेसिकल भी बोलते थे, सो वहीं से ये नाम आया है दैट द जर्मिनल वेसिकल ब्रेकडाउन, कि प्रोफेस के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बाय द एंड ऑफ प्रोफेस इट विल स्टार्ट डिसॉल्विंग. देन इसके अलावा जो माइक्रोविलाए हैं दे विल स्टार्ट रिट्रैक्टिंग, nuclei also get disintegrating, chromosomes get contracted, and as well as the chromosomes they migrate to the animal pole so they can start the division, cell division. So finally by all these steps there will be the completion of the first meiotic division. ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि टोटल हमारे 2 रेस्टिंग फेसेस हैं. ठीक है, पहला तो था आपका डिप्लोटीन फेज. तो हमने देखा कि जैसे ही प्रोजेस्टेरोन की स्टिमुलेशन हुई ये जो डिप्लोटीन फेज की अरेस्टिंग पीरियड है वो आपका खत्म हो जाएगा और आपका oocyte जो है वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर कर जाएगा. राइट, now the mature ovum is released from the ovary and the process of the release of mature ovum is called as the ovulation. और इस टाइम पे जो आपका ओव्यूलेटेड एग है वो अपने सेकेंड मियोटिक मेटाफेज पे होता है व्हेन इट रिलीज्ड. नेक्स्ट आपका आता है मेन क्वेश्चन दैट हाउ डज प्रोजेस्टेरोन enable the egg to break its dormancy and resume the meiosis. देखो हमने पूरा मैकेनिज्म तो देख लिया कि प्रोजेस्टेरोन स्टिमुलेट हुआ बाय द फॉलिकल सेल्स, राइट, और प्रोजेस्टेरोन ने क्या किया, पूरा जो एक पेंडिंग मैकेनिज्म था जो डिप्लोटीन स्टेज में हमारा oocyte अरेस्ट था उसे वहां से निकाल के नेक्स्ट स्टेज में उसको एंटर करवा दिया. बट द क्वेश्चन इज प्रोजेस्टेरोन की वजह से ऐसे क्या चेंजेस हुए, ऐसा क्या इसने मेन रोल प्ले किया या ऐसे कौन से फैक्टर्स को इसने एक्टिवेट किया कि हमारा जो एग था या हमारा जो oocyte था इट ब्रेक्स इट्स डोरमेंसी एंड इट स्टार्टेड टू रिज्यूम द meiosis. So now in this we will see about the mechanism कि एग्जैक्टली प्रोजेस्टेरोन का रोल क्या था इस पूरे मैकेनिज्म में, कि हमने देखा कि उसका जो एक तरह से अरेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया एग का और उसने मियोसिस को रिज्यूम कर लिया. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज that the entry into the mitotic phase of the cell cycle, ये जो हमने देखा कि अरेस्टिंग पीरियड को खत्म करके वो नेक्स्ट फेज में एंटर कर रहा है, all this is regulated by MPF. ठीक है, एक MPF का मतलब है आपका दैट इज द माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर. ठीक है, इसको हम बोलते हैं MPF को माइटोसिस प्रमोटिंग फैक्टर, and nowadays we also call it as the maturation promoting factor. ठीक है, हम इसे अब maturation promoting factor भी बोलते हैं. ठीक है, maturation promoting factor नाम क्यों दिया गया है अब इसे, आफ्टर फाइंडिंग इट्स रोल इन द meiotic resumption. इसका रोल जो है इस पूरे प्रोसेस में देखा गया एंड आफ्टर दैट इसका जो नेम है वो कन्वर्ट करके maturation promoting factor भी रखा गया है.
ना दिस एमपीएफ जो है आपका, बेसिकली अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये आपके एमपीएफ का स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर में 2 सब यूनिट्स होती हैं, इस तरह से जो आपको डायग्राम में अभी दिखाई दे रही हैं, ठीक है। वन इज द साइक्लिन बी एंड सेकेंड सब यूनिट जो है आपकी CDK1 है, ठीक है। CDK1 इज द साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, जो बेसिकली आपका एक स्पेसिफिक प्रोटीन का है, दैट इज द P34 प्रोटीन, ठीक है। तो एमपीएफ में ये 2 सब यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। अब ये जो एमपीएफ है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजम्पशन ऑफ द मियोसिस। हमने देखा ना अभी कि प्रोजेस्टेरोन एक्टिवेट हो रहा है, तो प्रोजेस्टेरोन जैसे ही स्टिमुलेट हो रहा है, this progesterone is basically converting this inactive MPF into एक्टिव MPF। और यही रीजन है कि जैसे ही इनएक्टिव MPF जो है आपका एक्टिव MPF में कन्वर्ट होगा, आपका जो अरेस्टिंग पीरियड है दैट विल गेट ओवरकम्ड। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर कि जितने भी कंपोनेंट्स हैं एमपीएफ के, जैसे ये साइक्लिन बी, CDK1 या इसके अलावा जो भी काइनेजेस चाहिए होते हैं, ऑल दीज आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एम्फीबियन oocyte एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जस्ट इट कन्वर्ट्स द इनएक्टिव एमपीएफ इनटू एक्टिव एमपीएफ, right? So this is the answer for this question, that how does the progesterone enable the egg to break the dormancy and to resume the meiosis? Just by activating the MPF. Now next अब हम mechanism देखेंगे, that the mediator of this progesterone signal, ठीक है। ये जो हम देख रहे हैं ना कि प्रोजेस्टेरोन सारा काम कर रहा है, सारा इंपॉर्टेंट रोल इसी का है। सो द मीडिएटर फॉर दिस प्रोजेस्टेरोन सिग्नल इज अ प्रोटीन, और इस प्रोटीन का नाम है सीमोस प्रोटीन, ठीक है। ये मीडिएटर का काम करती है प्रोजेस्टेरोन के लिए, एंड इट हेल्प्स इन रिलीजिंग द एग फ्रॉम इट्स डोरमेंसी। और ये जो सीमोस प्रोटीन है आपकी, ये सिर्फ डिटेक्टेबल होती है ड्यूरिंग द oocyte मैच्योरेशन टाइम, और इसके बाद जैसे फर्टिलाइजेशन का पीरियड शुरू होगा, दिस सीमोस प्रोटीन इट विल गेट डिस्ट्रॉयड। देन हाउ दिस सीमोस प्रोटीन विल वर्क, ये क्या करेगी, दिस प्रोटीन विल इनिशिएट्स द कैस्केड्स ऑफ फोस्फोराइलेशन, ठीक है। ये फोस्फोराइलेशन करवाती है आपकी एमपीएफ फैक्टर के P34 सब यूनिट की, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे आप देख सकते हो CDK1 भी बोला है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज भी बोला है। तो इसे कौन एक्टिवेट करता है, इस यूनिट को एक्टिवेट करती है आपकी सीमोस प्रोटीन, राइट। सो जैसे ही आपका P34 यूनिट जो है इसकी फोस्फोराइलेशन होगी, इट मीन्स इट विल गेट एक्टिवेटेड, और आपका इनएक्टिव एमपीएफ जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव एमपीएफ में। एंड एक्टिव एमपीएफ it will allows the germinal vesicle to break down, means it will allows the entry of the second of this oocyte into the next phase, and the chromosomes they will also start to divide. Now नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि समटाइम्स अगर ये जो सीमोस है, द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सीमोस प्रोटीन इट विल गेट इनहिबिटेड बाय सम एंटीसेंस mRNA इनटू द oocyte, तो रिजल्ट क्या होगा आपका, ना तो जर्मिनल वेसिकल ब्रेकडाउन होगी, ठीक है, मीन्स आपका जो न्यूक्लियर इन्वेलप है दैट विल नॉट गेट डिसोशिएटेड और द डिसॉल्वेंस ऑफ दैट मेम्ब्रेन, and there will be no resumption of the oocyte maturation, ठीक है। मतलब मेन रोल किसका है, सीमोस का है। देखो एक बिल्कुल एक पैटर्न में हमने पढ़ा कि पहले हमने बताया कि प्रोजेस्टेरोन मेन काम कर रहा है, फिर हमने देखा कि प्रोजेस्टेरोन अकेला इन्वॉल्व नहीं है, एमपीएफ को वो एक्टिवेट कर रहा है एग्जैक्टली। अब हमने देखा कि एमपीएफ जो है इसकी जो सब यूनिट है आपकी P34 सब यूनिट, इट विल ऑल्सो गेट एक्टिवेटेड विद द हेल्प ऑफ ए प्रोटीन जिसका नाम है सीमोस प्रोटीन। तो हर एक चीज जो है आपस में इंटरलिंक्ड है, जस्ट टू ब्रेक द डोरमेंसी ऑफ द एग।
अगर बाई चांस ये जो सीमोस प्रोटीन की ट्रांसलेशन हो रही है, ये ट्रांसलेशन इनहिबिट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ सम एंटीसेंस mRNA, तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, ना उस oocyte की जर्मिनल वेसिकल ब्रेकडाउन होगा और ना ही उस oocyte में मियोसिस रिजम्पशन होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वी विल सी दैट, अब ये जो हमने एमपीएफ के बारे में पढ़ा, दिस एमपीएफ कैन टेक द क्रोमोसोम्स ओनली थ्रू द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। ठीक है, अभी मैंने शुरू में आपको क्या दो चीजें बताई कि हमारे पास दो अरेस्टिंग फेसेस हैं। ठीक है, इन दो अरेस्टिंग फेसेस में एक तो जो है आपका वो डिप्लोटीन स्टेज पे है, दूसरा आपका मेटाफेज स्टेज पे है। ठीक है, तो ये जो एमपीएफ है ये हेल्प करता है टू जस्ट रिज्यूम फ्रॉम द डिप्लोटीन अरेस्टिंग पीरियड। ये मेटाफेज अरेस्टिंग पीरियड को रिज्यूम करने में हेल्प नहीं करता, ये सिर्फ क्या करेगा, जो फर्स्ट अरेस्टिंग पीरियड है उसे ये ब्रेक करेगा एंड उस साइड को कंटिन्यू करवाएगा इनटू द नेक्स्ट सेल साइकिल स्टेजेस। बट फाइनली दोबारा से क्या होगा, जैसे ही ये अपने सेकेंड मियोटिक डिवीजन के मेटाफेज पे पहुंचेगा, द प्रोसेस इट विल गेट अगेन ब्लॉक्ड, इट विल गेट नेक्स्ट अरेस्टिंग पीरियड। ठीक है, so you can see here in the points that the oocyte maturation then encounters the second block, and this second block is the second arresting stage that is at the metaphase of the second meiotic division. Now here we have the diagram. इस डायग्राम में आप देख सकते हो इस पूरे फ्लो चार्ट में, यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्या रीजंस हैं, व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सेकेंड ब्लॉक, फॉर द सेकेंड अरेस्टिंग पीरियड। ठीक है, तो इस पूरे पाथवे में आपको यही चीज दिखाई गई है कि क्या चेंजेस हो रहे हैं या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से ये जो मेटाफेज है ये एनाफेज में एंटर नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे अब हम मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स को हम डिस्कस करेंगे विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंड अरेस्टिंग स्टेज। सो इन द सेकेंड ब्लॉक आपका जो मेन चीज यहाँ पे इन्वॉल्व है दैट इज दिस CSF complex। ठीक है, फर्दर डिवीजन इज ब्लॉक्ड बाय दिस CSF complex जिसको हम बोलते हैं साइटोस्टैटिक फैक्टर। ठीक है, ये CSF क्या है, दिस इज द साइटोस्टैटिक फैक्टर। अब इस CSF कॉम्प्लेक्स में काफी चीजें आती हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक प्रोटीन आ रही है दैट इज द सीमोस प्रोटीन। इसके अलावा आपके ट्रांसड्यूसर काइनेज होते हैं। ठीक है, वी हैव द ट्रांसड्यूसर काइनेज इन्वॉल्व इन दिस। तो ये आपके 3 काइनेजेस यू कैन सी हियर, MEEK काइनेज, ठीक है, देन मैप काइनेज ये प्रेजेंट है, और इसके अलावा P90RS काइनेज प्रेजेंट है। तो ये 3 काइनेज प्रेजेंट है, अलोंग विद दैट वी हैव दिस सीमोस प्रोटीन। अब जैसे ही आपके CSF की ये सारी कॉम्प्लेक्स जो हैं या ये सारे प्रोटीन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं, इट विल लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ दिस। ठीक है, सबसे पहले क्या एक्टिवेट होती है आपकी ये प्रोटीन दैट इज द सीमोस प्रोटीन। ठीक है, जैसे ये प्रोटीन आपकी एक्टिवेट होगी व्हाट विल हैपन, इट लीड्स टू द एक्टिवेशन ऑफ दीज 3 काइनेसेस। ठीक है, इनसे क्या होगा, ये सीमोस प्रोटीन एक्टिवेट होने के बाद इन तीनों काइनेज को एक्टिवेट कर देगी, एंड विद द एक्टिवेशन ऑफ दीज ट्रांसड्यूसर काइनेज इट विल लीड्स टू द फॉस्फोराइलेशन ऑफ दिस ERP1। ठीक है, ये जो ERP1 लिखा है आपका, ठीक है, ये भी एक प्रोटीन है, ये फर्दर इसको फॉस्फोराइलेट कर देती हैं, यानी कि इनमें फॉस्फेट ऐड करती हैं। और जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगी ERP1 की, इट मीन्स इट ऑल्सो गेट एक्टिवेटेड। ठीक है, ये भी आपका एक्टिवेट हो गया। नाउ दिस ERP1 is basically playing the important role here। ये क्या करेगा, आपके जो
एनाफेज प्रमोटिंग कम्प्लेक्स होता है आपका, ठीक है, वर्ड से क्लियर है, देखो यू कैन रिलेट इट, एनाफेज प्रमोटिंग कम्प्लेक्स, यानी कि मेटाफेज को प्रमोट कर रहा है ये इनटू द एनाफेज, इस कम्प्लेक्स को ये इनहिबिट कर देता है, ठीक है, ये इस कम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देगा, और ये कम्प्लेक्स इनहिबिट हो गया तो क्लियर है कि मेटाफेज जो है वो oocyte जो है मेटाफेज से एनाफेज में एंटर नहीं कर पाएगा। सो एक तो ERP दो मेन फंक्शन यहाँ पे प्ले कर रहा है, पहला ये इस प्रमोटिंग कम्प्लेक्स को ही इनहिबिट कर देगा, और दूसरा इट स्टॉप्स द डिग्रेडेशन ऑफ दिस साइक्लिन, और अगर साइक्लिन डिग्रेड नहीं होता है तो अगेन इट विल मेक्स द योर MPF फैक्टर इनएक्टिव, ठीक है, और आपकी मेटाफेज को वहीं तक आप रखेगा, सेल को अगले स्टेज में एंटर नहीं करने देगा। सो दिस ERP1 inhibiting the anaphase promoting complex and it blocks the degradation of the cyclin. As a result, the oocyte fails to enter into the anaphase from the metaphase, and as a result what will happen, there will be the सेकेंड अरेस्टिंग स्टेज, आपकी फर्स्ट अरेस्टिंग स्टेज आ गई थी MPF के इनएक्टिव होने की वजह से, और ये सेकेंड स्टेज आपकी आ गई ड्यू टू द ब्लॉकिंग ऑफ दिस एनाफेज प्रमोटिंग कम्प्लेक्स। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे रिजम्पशन ऑफ मेटाफेज ऑफ सेकेंड म्योटिक फेज। हमने लास्ट स्लाइड में देख लिया, डिस्कस कर लिया कि ब्लॉक हो किसकी वजह से रहा है, ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करेंगे, दैट हाउ वी कैन resume the meiosis again, how the oocyte can enter from the your metaphase to anaphase once again, ठीक है, तो ये जो आपका ब्लॉक था दैट इज एट द मेटाफेज, ठीक है, अब ये मेटाफेज से दोबारा एनाफेज में एंटर कैसे करें, या अपनी म्योटिक फेज को रिजम्पशन कैसे करें इसकी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो दिस ब्लॉक इज बेसिकली गेट ब्रोक डाउन बाय द फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगी एग जो है अपना ये साइकिल जो है वो कंप्लीट कर लेता है। क्या रीजन है इसका, फर्टिलाइजेशन के बाद ही ऐसा क्यों होता है, बिकॉज फर्टिलाइजेशन के टाइम पे देयर विल बी द इनफ्लक्स ऑफ द कैल्शियम आयंस, ठीक है, देयर विल बी द इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयंस, एंड ये जो कैल्शियम आयंस है ये एक प्रोटीन को एक्टिवेट कर देते हैं, कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन को, जिसका नाम है कैल्मोड्यूलिन, ठीक है, द नेम ऑफ द प्रोटीन इज कैल्मोड्यूलिन। सो कैल्मोड्यूलिन प्रोटीन जैसे ही आपकी एक्टिवेट हुई, ये फर्दर दो एंजाइम्स को एक्टिवेट करती है, इट फर्दर एक्टिवेट्स द टू एंजाइम्स, and the name of the two enzymes are, first है आपका CAM-PK2 CAM, and इसके साथ हम लिखते हैं PK2, जिसका मतलब है आपका कैल्मोड्यूलिन डिपेंडेंट काइनेज, एंड सेकेंड है आपका एंजाइम का नाम दैट इज द कैल्पेन 2, ठीक है, दिस इज द सेकेंड वन दैट इज द कैल्पेन 2। ये दो आपके मेन एंजाइम्स हैं, जिसमें से जो आपका ये CAM-PK2 एंजाइम है इट इनएक्टिवेट्स द CDK2, ठीक है, ये क्या करता है, जो CDK2 है इसको ये इनएक्टिवेट कर देगा, एंड बाय द इनएक्टिवेशन ऑफ दिस CDK2 इट लीड्स टू द और इट प्रमोट्स द स्पिंडल फॉर्मेशन, और ऑब्वियसली स्पिंडल फॉर्मेशन हो गई, इट मीन्स बेसिकली आपका जो मियोसिस है वो रिज्यूम हो गया, राइट। और दूसरी तरफ ये आपका कैल्पेन 2 है, ये आपकी एक बेसिकली कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीएज है, दिस इज अ कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीएज, और प्रोटीएज जहाँ पे भी वर्ड लिखा होता है उसका मतलब क्लियर होता है कि ये किसी ना किसी प्रोटीन को डिग्रेड कर सकता है। सो हियर इट इज बेसिकली डिग्रेडिंग द सीमोज प्रोटीन, ठीक है, ये किसको डिग्रेड कर रहा है, सीमोज प्रोटीन को। अब एक बार वापस पिछली स्लाइड पे आओ आप, देखो सीमोज प्रोटीन जो था ये रिस्पॉन्सिबल था इनिशियली फॉर दिस
अरेस्टिंग पीरियड, ठीक है। सीमोस प्रोटीन एक्टिवेट हुआ था तभी इसने फर्दर काइनेज को एक्टिवेट किया, देन हमारा ERP1 एक्टिवेट हुआ और देन हमारा रेस्टिंग पीरियड आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस कैल्पेन 2 ने जो है आपके सीमोस को ही डायरेक्टली इनएक्टिवेट कर दिया या डिग्रेड किया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आपका पूरा का पूरा ब्लॉक खत्म हो गया और डायरेक्टली जो मेटाफेज है दैट विल गेट रिज्यूम्ड और your oocyte will enter into the anaphase, ठीक है। So in this way you can see that the influx of the calcium ion releases or the activates the calmodulin protein, फर्दर जो एक्टिवेट करेगा आपके दो एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, वन इज द CAMPK2 और दूसरा आपका कैल्पेन 2, और ये दोनों हेल्प करेंगे टू रिज्यूम द सेल साइकिल, ठीक है। एक स्पिंडल फॉर्मेशन में हेल्प करेगा और दूसरा आपका जो मेन इनहिबिटर था एक तरह से सीमोस, उसी को वो डिग्रेड कर देगा, सो द साइकिल इट विल स्टार्ट वंस अगेन। नाउ नेक्स्ट वी विल सी दिस फ्लो चार्ट, ठीक है। दिस इज द बेसिकली यू कैन सी दैट ये एक पूरी समराइज फॉर्म है जो अभी तक हमने डिस्कस किया वन बाय वन, उसी को एक पूरा सिस्टमैटिकली यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे ये जीनोपस oocyte के मेचुरेशन के बारे में बताया गया है एंड द रेगुलेशन ऑफ द मियोटिक सेल डिवीजन, राइट। अब यहाँ पे फर्स्टली शुरू से हम देखेंगे कि हमारे पास दो रेस्टिंग फेसेस थे, एक था आपका डिप्लोटीन ब्लॉक, राइट, और दूसरा आपका क्या था, मेटाफेस ब्लॉक, यही दो थे। डिप्लोटीन ब्लॉक किसकी वजह से था, ड्यू टू द लैक ऑफ द एमपीएफ आपका इनएक्टिव था जिसकी वजह से हमारा ये डिप्लोटीन ब्लॉक आया था। सो यहाँ पे लिखा है नो एक्टिव एमपीएफ, सो दिस डिप्लोटीन ब्लॉक इज द फर्स्ट रेस्टिंग पीरियड इन द मियोटिक प्रोफेज, राइट, और सेकेंड आपका मेटाफेज ब्लॉक। अब हम फर्स्टली देखेंगे कि ये ब्लॉक कैसे हमने ओवरकम किया था, यहां से हमने कैसे साइकिल को रिज्यूम किया था। तो इस ब्लॉक को यू कैन सी हियर, यहाँ पे ये एक वॉल सी बनाई गई है जस्ट टू रिप्रेजेंट दैट द ब्लॉक, ठीक है। तो इस ब्लॉक को बेसिकली ओवरकम करने के लिए और दोबारा से सेल साइकिल में एंटर करने के लिए जो मेन है आपका प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। दिस प्रोजेस्टेरोन is activating the CMOS protein एंड सीमोस फर्दर क्या कर रहा था, P34 की फॉस्फोराइलेशन करवा रहा था। जैसे ही P34 फॉस्फोराइलेट हुआ, इट बेसिकली कन्वर्ट्स दिस इनएक्टिव MPF इनटू द एक्टिव MPF, और जैसे ही आपका MPF एक्टिवेट हुआ, आपका जो डिप्लोटीन ब्लॉक है दैट विल गेट ओवररूल्ड, ठीक है। ये आपका जो oocyte है ये अपने नेक्स्ट फेज में एंटर कर जाएगा, इट कंप्लीट्स इट्स फर्स्ट मियोटिक मेटाफेज, देन इट दिस MPF इट कैरीज इट टू द सेकेंड मियोटिक मेटाफेज, ठीक है। यहाँ तक पूरी जो सेल साइकिल के स्टेजेस होंगी वो उनको कंप्लीट करवा देगा। बट अगेन जैसे वो मेटाफेज में पहुंचा, वी गॉट द सेकेंड अरेस्ट एंड दिस अरेस्ट इज ड्यू टू द CSF फैक्टर, जो आपको सिस्टोस्टैटिक फैक्टर के बारे में बताया उसकी वजह से था। Now this CSF block is overcome with the help of the fertilization process। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुई कैल्शियम इन्फ्लक्स हुआ, ठीक है, और कैल्शियम इन्फ्लक्स से क्या हुआ, हमारी कैल्मोड्यूलिन जो एक कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो गई, जिसने फर्दर अपने दो एंजाइम्स को एक्टिवेट किया, वन इज द CAMPK2 एंड द कैल्पेन 2, और ये दोनों हेल्प करती हैं टू डिग्रेड द CSF। ये वाली आपने देखा कि माइटोटिक स्पिंडल बनाने में हेल्प करेगी और ये प्रोटीएज का काम करेगी, इसे डिग्रेड कर देगी। सो एज अ रिजल्ट आपका क्या होगा, मेटाफेज अरेस्ट विल गेट ओवरकम, और आपका जो सेल होगा oocyte जो होगा वो अपने पूरे मियोटिक सेल डिवीजन को कंप्लीट करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टॉपिक, दैट इज द मैच्योरेशन and the regulation of meiotic cell division in case of the amphibians.